टीवी पर शानदार सूट पहनकर बैठे उन बड़े बड़े दिग्गजों को तो सबने देखा ही होगा, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कल के शेयर बाजार या आने वाले चुनावों की भविष्यवाणी करते हैं। बिल्कुल। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास भविष्य देखने वाली कोई जादुई दूरबीन हो। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम डेटा और असल आंकड़ों की बात करें ना, तो सच्चाई बहुत ही चौंकाने वाली है। रिसर्च ये साबित करती है कि 90% लोग भविष्य का अनुमान लगाने में पूरी तरह से गलत साबित होते हैं। ये आंकड़ा सच में डरा सकता है किसी को भी। मतलब 10 में से 9 लोग गलत हो रहे हैं। राइट। हम इंसान भविष्य को भांपने के मामले में बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। और ये ना हमारी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को उजागर करता है। हमारा दिमाग वर्तमान को समझने के लिए तो बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, लेकिन जब बात उस समय की आती है जो अभी तक आया ही नहीं है, तब हमारी सोच भावनाओं का शिकार हो जाती है। सही कहा। हम अपने पूर्वाग्रहों या बायसेस के जाल में फंस जाते हैं। तो यहीं से हमारी आज की इस डीप डाइव का मेन मकसद शुरू होता है। अगर 90% लोग बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, तो उन बाकी 10% लोगों के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो वो बार बार सही भविष्यवाणी करते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मैं तो यही सोच रही थी कि जो लोग हर बार एकदम सटीक अनुमान लगाते हैं, उनके सोचने का तरीका एक आम इंसान से आखिर कितना अलग होता है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें फिलिप टेटलॉक के काम की गहराई में जाना होगा। अच्छा। हाँ, टेटलॉक कोई ज्योतिषी या कोई रहस्यमयी बाबा नहीं है। वो एक बेहद जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने कोई रातों रात ये थ्योरी नहीं बना दी। राइट। उन्होंने तो बहुत लंबी रिसर्च की है इसके लिए। बिल्कुल। पूरे 20 सालों तक हजारों लोगों का कड़ा परीक्षण किया उन्होंने। अर्थव्यवस्था, राजनीति और विश्व स्तर की घटनाओं पर भविष्यवाणियां करवाईं। बस ये देखने के लिए कि कौन सही होता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो सही क्यों होता है। इसी लंबी रिसर्च में उन्होंने पाया कि कुछ लोग लगातार बाकी दुनिया से बेहतर अनुमान लगाते हैं, और इन्हीं खास लोगों को उन्होंने सुपर फोरकास्टर्स का नाम दिया। ओहो, सुपर फोरकास्टर्स। लेकिन यहाँ मैं पूरे उत्साह के साथ एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि इन सुपर फोरकास्टर्स के पास कोई जन्मजात जादुई शक्ति नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या नहीं है जहाँ तारों की चाल देखकर कल का मार्केट बताया जा रहा हो। ज्यादातर लोग भविष्य को ना एक क्रिस्टल बॉल में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे उसमें कोई जादुई तस्वीर उभर कर सामने आ जाएगी। हाँ, लेकिन इस पूरी रिसर्च को खंगालने के बाद ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि असल में ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। सुपर फोरकास्टिंग का असल मतलब किसी गट फीलिंग पर निर्भर रहना बिल्कुल नहीं है। ये कोई तुक्केबाजी भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये पूरी तरह से डेटा, लॉजिक और संभावनाओं पर आधारित एक साइंटिफिक थिंकिंग है। सुपर फोरकास्टर्स भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, वो हर स्थिति का बहुत ही ठंडे दिमाग से तार्किक विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस तार्किक दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा खोलते हैं। अगर ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है सोचने के तरीके से। जो नोट्स हमने तैयार किए हैं, उनमें सबसे पहला नियम जो सामने आता है वो है संभावनाओं की भाषा में सोचना, जिसे थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। एग्जैक्टली। यही वो पहला कदम है जहां एक आम इंसान और एक सुपर फोरकास्टर की सोच अलग हो जाती है। कैसे? देखिए, सुपर फोरकास्टर्स का दिमाग कभी भी ब्लैक और व्हाइट में काम नहीं करता। वो कभी भी हाँ या ना में बात नहीं करते। मतलब कोई यस और नो नहीं? नहीं, उनका सोचने का तरीका पूरी तरह से ग्रे एरिया यानी संभावनाओं पर टिका होता है। ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत अलग है यार। मतलब अगर कोई टीवी एंकर बहस कर रहा हो तो वो चिल्लाकर कहेगा कल तो मार्केट क्रैश होना 100% पक्का है। जो कि असल में बहुत बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल। लेकिन एक सुपर फोरकास्टर कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो कहेगा कि आज बारिश होने की 70% संभावना है या मार्केट क्रैश होने के सिर्फ 20% चांस है। राइट। और यहीं से टेडलॉक का एक बहुत कड़ा नियम सामने आता है, 100% सर्टेनिटी इज इक्वल टू डेंजर। 100% निश्चितता खतरे की घंटी है। हाँ, 100% निश्चितता असल में कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक बंद दिमाग की निशानी है। दिलचस्प है। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें इतने सारे अनजाने पहलू हैं कि यहाँ कुछ भी 100% तय हो ही नहीं सकता। जब कोई कहता है कि वो 100% श्योर है, तो इसका मतलब है उसने नई जानकारी के लिए अपने दिमाग के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। लेकिन
यहाँ मैं थोड़ा एक आम इंसान के नजरिए से सोचना चाहूंगी। मान लीजिए कोई अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई इन्वेस्ट करने जा रहा है ठीक है। और वो पूछता है कि क्या अगले 6 महीने में मार्केट क्रैश होगा। अब समाज में या कॉर्पोरेट दुनिया में इंसान बस हाँ या ना में स्पष्ट जवाब चाहता है, उसे क्लैरिटी चाहिए। अगर कोई जवाब दे कि मार्केट क्रैश होने की 60% संभावना है, तो क्या इससे फैसले लेने में उलझन पैदा नहीं होती? ऐसा नहीं लगता कि इंसान खुद ही कंफ्यूज्ड है? ये उलझन स्वाभाविक है, क्योंकि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है किसी बात को लेकर पूरी तरह से श्योर होना। राइट, अपनी बात पर अड़े रहना। बिल्कुल, लेकिन सुपर फोरकास्टिंग की दुनिया में सच इसके एकदम उलट काम करता है। 60% करेक्शन की संभावना मानकर चलने से कंफ्यूजन नहीं पैदा होता, बल्कि ये एक रणनीतिक लचीलापन देता है। रणनीतिक लचीलापन मतलब स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई हाँ या ना के जिद पकड़ कर बैठता है तो वो एक तरह से अंधा हो जाता है। अच्छा। मान लीजिए किसी ने घमंड में कह दिया क्रैश पक्का होगा और डर के मारे अपने सारे शेयर बेच दिए। अब अगर क्रैश नहीं हुआ और मार्केट ऊपर चला गया तो उसे भारी नुकसान होगा। और फिर वो खुद को सही साबित करने के लिए अजीब बहाने बनाएगा। बिल्कुल, वो कहेगा अरे मार्केट में तो धांधली चल रही है, या ये तो बस एक बुलबुला है। लेकिन जब कोई कहता है कि 60% संभावना है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 40% चांस ये भी है कि मार्केट बिल्कुल ठीक रहेगा। हो, मतलब ये सोच दोनों स्थितियों के लिए एक प्लान तैयार रखने की ताकत देती है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, अगर अनुमान गलत भी हो जाए तो इससे सीखने का मौका मिलता है कि अगली बार प्रतिशत को बेहतर कैसे तय करना है। क्या बात है। मतलब हाँ या ना इंसान के अहंकार को तो संतुष्ट कर सकता है, पर सच से बहुत दूर कर देता है। सही कहा आपने। तो संभावनाओं की इस भाषा को समझने के बाद अगला कदम और भी दिलचस्प हो जाता है। बताइए। अब सवाल ये उठता है कि इन संभावनाओं को किसी बहुत बड़े पहाड़ जैसे सवाल पर कैसे लागू किया जाए। और यहीं पर आती है हमारी अगली रणनीति, बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना। राइट, ब्रेकिंग डाउन द अननोएबल। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा सवाल आता है ना, तो हमारा दिमाग घबरा जाता है। हाँ, या फिर हम सीधा कोई तुक्का मारने लगते हैं। बिल्कुल। और बड़े सवाल का सीधा जवाब ढूंढने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सवाल है, क्या भारत अगले 5 सालों में तेजी से ग्रो करेगा? बहुत ही ब्रॉड सवाल है। बहुत ब्रॉड है। अब कोई भी आम आदमी इस पर हवा में तीर चला सकता है। कोई अपनी सोच के हिसाब से हाँ कहेगा तो कोई ना। लेकिन जो सुपर फोरकास्टर्स हैं, वो सीधे इस सवाल पर छलांग नहीं लगाते। तो वो क्या करते हैं? वो इसे छोटे छोटे सवालों में बांट देते हैं। जैसे, वर्तमान में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े क्या कह रहे हैं? ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति कैसी है? क्या बाहर मंदी है जिसका असर यहाँ पड़ेगा? और सरकारी नीतियाँ किस दिशा में जा रही हैं? और जब इन छोटे सवालों के जवाब तलाशे जाते हैं, तो उस बड़े सवाल का एक डेटा समर्थित जवाब अपने आप उभर कर सामने आने लगता है। बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को देखकर मुझे एक मजेदार रूपक याद आ रहा है। कैसा रूपक? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पूरा पिज्जा एक बार में खाने की कोशिश न करके उसे स्लाइस में बांटकर खा रहा हो। बिग क्वेश्चन से स्मॉल क्वेश्चन तक का सफर ही असल में बेहतर जवाब तक ले जाता है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। जब आप समस्या को टुकड़ों में बांटते हैं, तो जादू ये होता है कि आपकी छोटी छोटी गलतियां एक दूसरे को काट देती हैं। मतलब एरर्स कैंसल आउट हो जाते हैं। हाँ, इसी तरह हर टुकड़े का अलग विश्लेषण करना ही सटीकता की चाबी है। तो चलिए, अब तक हमने देखा कि सवाल को छोटे हिस्सों में तोड़ लिया गया है, संभावनाओं में सोचना भी शुरू हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी बाकी है। समय तो रुकता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। समय के साथ नई जानकारी, नया डेटा लगातार आता रहता है। अब उस नई जानकारी के साथ किया क्या जाए? और यहीं पर सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है बेजियन थिंकिंग, या अपने विश्वासों को अपडेट करने की प्रक्रिया। बेजियन थिंकिंग? हाँ, पूरे सुपर फोरकास्टिंग विज्ञान का ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। सुपर फोरकास्टर्स कभी भी अपने अनुमानों को लेकर रिजिड नहीं होते। पत्थर की लकीर नहीं मानते किसी बात को। एग्जैक्टली। बेजियन थिंकिंग का सरल अर्थ ये है कि जैसे जैसे नए तथ्य सामने आए, वैसे वैसे अपनी पुरानी सोच और अनुमान को गणितीय रूप से बदलते जाना। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना पूरा दिमाग लगाया और अनुमान लगाया कि अगले महीने मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी 70% संभावना है। ठीक है, उसने डेटा देख के तय किया। हाँ, लेकिन अचानक से बीच महीने में एक नया डेटा आता है कि महंगाई दर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। ओहो, इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब एक आम इंसान यहाँ क्या करेगा? वो शायद इस नई रिपोर्ट को नजरअंदाज कर देगा,
क्योंकि वो अपनी 70% वाली बात पर अड़ चुका है, उसने दोस्तों को बता दिया है। ईगो बीच में आ जाती है ना। बिल्कुल, लेकिन एक सुपर फोरकास्टर अपनी ईगो को किनारे रखकर तुरंत इस नई जानकारी को अपने अनुमान में डालेगा। वो बिना शर्मिंदगी के अपनी संभावना को 70% से घटाकर 50% कर देगा। राइट, वो सच्चाई का सम्मान करते हैं, अपने अहंकार का नहीं। लेकिन यार, मुझे यहाँ एक बहुत मजबूत विरोध दर्ज करना है। बताइए। डेटा को देखकर सोच अपडेट करना सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन समाज में तो इसे अलग नजरिए से देखा जाता है ना। अगर कोई बार बार अपनी राय बदलता है तो उसे बहुत ही अस्थिर या कंफ्यूज्ड माना जाता है। ये तो है। लोग कहेंगे कि ये अपनी ही बात पे टिक नहीं सकता। तो क्या अपनी बात पर अडिग रहना एक लीडर की निशानी नहीं है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और ये हमारी सामाजिक सोच की सबसे बड़ी खामियों में से एक को दिखाता है। समाज अक्सर हट को, जिद को नेतृत्व समझ लेने की भूल करता है। मतलब अंधेपन को स्ट्रेंथ मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन रिसर्च बताती है कि नए डेटा के आधार पर सोच बदलना कमजोरी नहीं, अडैप्टेबिलिटी है, अनुकूलन क्षमता। जब पूरी दुनिया बदल रही है, तथ्य बदल रहे हैं, तो किसी इंसान की राय वही पुरानी कैसे रह सकती है? सच में, ये तो कॉमन सेंस है। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बहुत सच्ची बात कही थी, जब तथ्य बदलते हैं तो मैं अपना दिमाग बदल लेता हूं। आप क्या करते हैं? वाह, जब तथ्य बदलते हैं तो मैं अपना दिमाग बदल लेता हूँ। यही वो जगह है जहां आम लोग अपनी ईगो से हार जाते हैं और सुपर फोकास्टर्स जीत जाते हैं। इसका मतलब है सिर्फ इसलिए अपनी राय से चिपके रहना क्योंकि वो आपकी राय है, अज्ञानता की निशानी है। 100% सच। लेकिन यहाँ एक और पेच है। हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग बदलना जरूरी है, पर असल जिंदगी में हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? नया डेटा सामने होने पर भी हम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके पीछे हमारे दिमाग की बनावट का हाथ है। मनोवैज्ञानिक इन्हें कॉग्निटिव बायसेस या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं। हमारे दिमाग के छिपे हुए दुश्मन। एग्जैक्टली। ये हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो हजारों सालों में बनी हैं। ये हमें मानसिक शांति तो देती हैं, पर सच से दूर ले जाती हैं। मुख्य रूप से 3 बड़े बायस हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। पहला है कॉन्फर्मेशन बायस। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। ये कैसे काम करता है? कि हमारा दिमाग ना स्वाभाविक रूप से उसी जानकारी की तरफ जाता है जो हमारी पहले से बनी धारणा को सही साबित करें। हम वही न्यूज़ देखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती है। और अगर कोई सबूत हमारी सोच के खिलाफ जाए तो हमारा दिमाग उसे खारिज करने के बहाने ढूंढने लगता है। बिल्कुल सही। और दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अति आत्मविश्वास। किसी विषय पर 2 किताबें पढ़ लेने के बाद इंसान को लगता है कि वो महारथी बन गया है। वो ये भूल जाता है कि उसे अभी कितना कुछ नहीं पता। राइट। और तीसरा है एंकरिंग बायस। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है। हाँ, इसका मैकेनिज्म बड़ा अजीब है। मान लीजिए कोई शेयर बाजार में एक स्टॉक खरीदना चाहता है। उसने उसकी कीमत पहली बार 1000 रुपए देखी। ठीक है। अब वो 1000 रुपए का आंकड़ा उसके दिमाग में एक एंकर या खूंटे की तरह गड़ जाता है। कुछ दिनों बाद कंपनी के बारे में बुरी खबर आती है और स्टॉक गिर के 800 रुपए हो जाता है। तो लॉजिक क्या कहेगा? लॉजिक तो कहेगा कि ये बुरी खबर के बाद स्टॉक शायद 500 का होना चाहिए, लेकिन एंकरिंग बायस के कारण उस इंसान का दिमाग अभी भी उस 1000 रुपए से ही तुलना कर रहा है। ओहो। उसे लगता है कि अरे, ये तो 200 रुपए सस्ता मिल रहा है, अच्छी डील है। वो उस पहली जानकारी के प्रभाव से बाहर ही नहीं आ पाता। और ये बायस इतने गहरे होते ना कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इनके जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए जो लोग लगातार सही अनुमान लगाते हैं, उनकी रणनीति इन बायसों को जानबूझकर तोड़ने पर होती है। और वो रणनीति है क्या? वो खुद अपने ही विचारों के वकील या डेविल्स एडवोकेट बन जाते हैं। मतलब खुद की ही सोच पर शक करना। हाँ, वो जानबूझकर ऐसे सबूत ढूंढते हैं जो उनके खुद के अनुमान को गलत साबित कर दें। उनका नियम है, जो आप सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है। सच बताऊं तो ये मुझे सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है। आज के दौर में जहां एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, अपनी ही सोच पर हथौड़ा मारना बहुत हिम्मत का काम है। इसमें मानसिक दर्द होता है, लेकिन जो इस दर्द को सह लेता है वही दुनिया को स्पष्टता से देख पाता है। तो अब तक हमने सिद्धांत तो समझ लिए, संभावनाओं में सोचना, समस्याओं को तोड़ना, बेजियन थिंकिंग और बायसेस से लड़ना। लेकिन अंत में ये समझना जरूरी है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में एक स्किल के रूप में कैसे विकसित किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सुपर फोकास्टिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये साइकिल चलाने की तरह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस ऑफ फीडबैक लूप से। प्रक्रिया सरल है, अनुमान लगाओ, फिर परिणाम जांचो और सीखो। पर लोग अक्सर इसमें धोखा खा जाते हैं ना।
अगर कोई सिर्फ दिमाग में अनुमान लगाएगा तो घटना घटने के बाद उसका दिमाग कहेगा, अरे मुझे तो पहले से पता था। इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं और इससे बचने का एक बहुत ठोस ग्रोथ सिस्टम है। वो क्या है? आप एक डायरी लें, 1 महीने बाद क्या होने वाला है उसे साफ साफ लिखें और अपनी संभावना का प्रतिशत भी लिखें। जैसे 65% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली। फिर ठीक 1 महीने बाद उस पन्ने को खोलें और कड़ाई से जांचें। जब अपनी लिखी गलती आंखों के सामने आएगी तो ईगो को ठेस लगेगी। हाँ, पर यही दर्द दिमाग को अगली बार बेहतर करने पर मजबूर करेगा। इसे आप बिजनेस, करियर, स्टॉक मार्केट हर जगह लागू कर सकते हैं। वाओ! तो चलिए इस गहरी चर्चा को तेजी से समेटते हैं। हम्म अगर भविष्य को साफ देखना है तो हाँ या ना छोड़ें, संभावनाओं में सोचें, बड़ी समस्याओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ें, नए डेटा के साथ खुद को अपडेट करें और अपने पूर्वाग्रहों से लड़कर लगातार प्रैक्टिस करें। और इसका सबसे बेहतरीन सार उस एक शक्तिशाली विचार में है, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं होता, फ्यूचर अंडरस्टैंड किया जाता है। भविष्य संभावनाओं का एक खेल है जिसे सिर्फ समझा जा सकता है। भविष्य को समझा जाता है, बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसा सवाल उभरता है जो सोचने पर मजबूर कर दे। शुरुआत में हमने कहा कि 90% लोग फेल हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे बड़े लीडर्स और सीईओ अपनी गट फीलिंग और अहंकार को किनारे रख दें और संभावनाओं के आधार पर नीतियां बनाएं। हाँ, तो क्या हम युद्ध, मंदी या महामारियों को उनके विकराल रूप लेने से बहुत पहले रोक नहीं सकते? क्या भविष्यवाणियों का असली मकसद सिर्फ ये जानना है कि कल क्या होने वाला है, या फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके कल को एक बेहतर दिशा में मोड़ना है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए।